मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो रिसाइकल लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ। जो कंपनी इस समय भारत में सबसे बड़ी प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लेके बैठी हुई है, उसको ऑपरेट करता हूँ। सर, ऑपरेशन शुद्धि का ब्रेक थ्रू मॉडल वास्तव में कैसे काम करता है? क्या आप समझा सकते हैं कि प्लास्टिक को इंडस्ट्रियल ग्रेड मटेरियल में बदलने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सिंपल है। सब प्लास्टिक उपयोगी है, तभी तो एक्चुअली बनाया गया था ना। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आ गई, जब उसको डिस्पोज किया कचरों में, डस्टबिन्स के अंदर, रोडों पे, नालियों में, नदियों में, यहाँ गलती की शुरुआत हुई। दुर्भाग्य इस बात का है, मानव यूज़ करके ये नहीं समझता कि इसका होगा क्या, फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक 100 साल तक गलता नहीं है, उसको फेंकने का अधिकार, हक नहीं है आपको। उसको रीपर्पस करवाइएगा, उसको डस्टबिन में डलवाइएगा और ऐसे कोशिश कीजिएगा कि वो सही जगह पहुँच जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी RW है, MRF है, सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीगेटर, सेग्रीगेटर है, कबाड़ी है, NGO है, फ्रीलांसर है, कोई भी पूरे देश के अंदर जिसके दिल में आता है, हाँ जी प्लास्टिक यहाँ मिलता है मेरे यहाँ, आप प्लास्टिक के बारे में लोकेशन बताइए। हमारे ऐप पे, एवरो रिसाइकलिंग ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे लॉगिन करके बोले इतना प्लास्टिक पड़ा है, हम कैसे भी करके कोशिश करें उसको उठवा लेंगे। और दो काम करेंगे, एक तो आपको डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बहुत शानदार डस्टबिन है, 10,000 रुपये का आता है एटलीस्ट, वो देंगे। दूसरा, आप कैसे प्लास्टिक कचरा जितना हर रोज़ हम ही उठा लेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं किसी दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई आपको पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके हम जो अपने इंडस्ट्रियल ग्रेड वाली बात करी, ऐसा बना देंगे, क्योंकि मैं आज पूरे भारत के अंदर 24 सालों से प्लास्टिक फर्नीचर तो बना ही रहा था। इसके साथ साथ बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गीज़र, पता नहीं कितने सारे आइटम हैं, हजारों आइटम जो बन सकती है, वो सब बनाने की ताकत हम रखते हैं। और आपको जो दाना देंगे, माल देंगे, चाहे बेशक कलर, चल बेशक सिर्फ दाने के रूप में ले लीजिए या प्रीमिक्स कंपाउंड के रूप में ले लीजिए। आपको लगता है नहीं जी हम तो मिक्स करके दे दो, जहाँ आप 125 में खरीदते पहले, हम 75 में दे देते। आजकल उसका रेट 200 रुपये हो गया, तब भी हमारा रेट 75 रुपये ही रहेगा। सर, प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए ज़मीनी स्तर पर आपका नेटवर्क क्या है? कि आपने नगर निगमों या कबाड़ डीलरों के साथ कोई समन्वय किया है? अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है। हमने आज शुरुआत करी है ऑपरेशन शुद्धि की, और हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे साथ गणमान्य लोग जुड़ते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, जिनके दिल में देश के प्रति प्यार धड़कता है और उनको दिल में है कुछ करना है, ज्वाइन कीजिए ना। करना है तो आपको हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके रिसोर्स ख़राब नहीं करेंगे। आपने हमसे कांटेक्ट करके बोला अच्छा जी हाँ यहाँ प्लास्टिक मिल सकता है और हम आपको दिलवा सकते हैं, तो दिलवा दीजिएगा भाई, इतना ही करना है। हम उस सूरत में पूरे देश में नेटवर्क सेट कर लेंगे। नॉट ओनली दैट, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे देश में जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ एक छोटा सा अरेंजमेंट कर लेंगे। भैया आप प्लास्टिक कलेक्ट करते थे ना, आप जिससे भी जो लेते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्लास्टिक कलेक्ट करने में हम आपको ₹1 XYZ जैसे 20 रुपये किलो का मिनिमम मार्जिन देंगे, मिनिमम देंगे प्लास्टिक की कॉस्ट। इसके अलावा जो आपने कलेक्ट किया, लेटर से आपने ₹2 किलो मार्जिन हर चीज़ पे ले लिया, तो आपने अगर जो 100 टन वाले कलेक्ट किया तो 2 लाख रुपये की कमाई आपकी शुरू हो गई। हम ऐसा करके पूरे भारत में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे, और तरस से इनको काम ढंग से मिलता भी नहीं है, 365 दिन काम नहीं मिलता, हम 365 दिन काम देंगे। सर, आप 40% तक कीमत कम का दावा कर रहे हैं, ये लागत कमी कैसे प्राप्त की जाती है और क्या इससे गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा? नहीं, दो बातें बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो 40% तो हम आज नहीं 25 सालों से दे रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब रिसाइकल प्लास्टिक खरीदते हैं आप तो सस्ते रेट में मिल जाता है। नेचुरली उसको यूज़ करने में जब कॉस्ट कम आती है तो लूटने का कोई मतलब नहीं है। हमने इसका प्राइस डिफरेंस जो था रिड्यूस करके लोगों को माल बेचा, तभी पूरे भारत के अंदर आज प्लास्टिक इंडस्ट्री 5,000 करोड़ रुपये की तो फर्नीचर में जुड़ गई हमारी इस कोशिश के कारण। जो आपने कहा कि प्लास्टिक के अंदर क्वालिटी की, आपको कितना खुशी होगी सोच कर कि 40% कम करने के बावजूद भी हम 3 साल गारंटी देने वाली पहली कंपनी और 100% मनी बैक गारंटी देने वाली पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहली इकल्ली कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा करती है। और मैं वायदा करता हूँ, आप मेरे प्रोडक्ट को 20 साल के लिए लेह लद्दाख में या किसी सी वाटर में डाल दीजिएगा, नहीं टूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और 100% मनी बैक गारंटी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने रोबस्ट हैं, हमने टेक्नोलॉजी को इतना स्मार्ट बना दिया है कि आज की डेट में जो भी प्लास्टिक हम फर्नीचर देंगे आपको, जिस रूप में, नॉट ओनली प्लास्टिक फर्नीचर, बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, एयर कूलर वगैरह वगैरह जो भी देंगे, मैं वायदा करता हूँ जो आपके फ्रेश के अंदर आपको क्वालिटी मिलती है, एग्जैक्टली वही क्वालिटी मिलेगी। आप चाहे तो किसी लैब में पूरे विश्व में टेस्ट करा लीजिएगा, आप उसको फेल नहीं कर सकते। सर, इस मिशन से भारत में विशेष रूप से ग्रामीण या जमीनी स्तर पर कितने रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा ना आपने।
मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हमारी मुहिम और शुरुआत कहाँ पर है। हम पहले फेज़ में 5 लाख लोगों को जोड़ना चाहते हैं इस मिशन के साथ। ऐसा नहीं कि हमने कोई क्वांटिटी बना रखी है, हम 5 का 10 भी जा सकते हैं। हमारा एस्टिमेट कहता है कि 20 लाख लोगों को जुड़ जाना चाहिए इसके अंदर और 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें हम सोचते हैं कि 5 लाख लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिस्टम पहले शुरुआत करते हैं। जैसे मूवमेंट बढ़ेगा क्या होता है, जोत से जोत जलती है। आज मेरी कोशिश है, मैंने एक छोटी सी कोशिश करी। मैं जैसे समझता हूँ कि इकला चलता भीड़ में कारवां बन जाता है, तो मैं कारवां बनाने की कोशिश करूँ। मैं चाहूँगा पूरे देश में लाइक माइंडेड लोग आएँ जिनके दिल में है कि चलो जी हम वॉलंटियर बनना चाहते हैं, हम इस एरिया का चैप्टर के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हमें एक मौका दीजिएगा। चलो हम इस एरिया में गाजियाबाद में है, नोएडा में, दिल्ली में है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, चंडीगढ़ में, रोपड़ में, कहीं पर भी है। जब आप जुड़ते चले जाएंगे तो उस एरिया का सारा हम आपको सिस्टम बताएंगे, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे रिपर्पस करना है। हम बेलिंग मशीन भी देंगे जो 4 लाख रुपए की आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके पास। जो मशीन में उसको कहते हैं कंप्रेस करके भेजा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सस्ती पड़ जाए। हम सारा अरेंजमेंट करके दें, 360 डिग्री पूरा इकोसिस्टम देंगे। सर, ये मॉडल पूरी तरह से वर्जिन प्लास्टिक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। इसका उपयोग दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? नहीं, इससे बहुत इजी है। आज पूरे भारत के अंदर करीब 6 से 7 केजी पर कैपिटा कंजप्शन चल रही है और अमेरिका में आज ही 30 किलो पर कैपिटा कंजप्शन है। तो अब मान के चलिए हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, प्लास्टिक का यूज़ एप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा, प्लास्टिक का डिस्पोजल भी बढ़ेगा, सारा स्क्रैप जनरेट होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते कि वर्जिन प्लास्टिक जो अपनी जगह बन रहा था उसको तो हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसाइकिल के लिए प्लास्टिक आता चला जाएगा, इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी किसके पास है? नहीं है किसी के पास। जो भी करते हैं हैफेज़ेड तरीके से करते हैं, लेकिन हम उसको मैकेनाइज तरीके से कैसे करना है, उसकी वैल्यू क्रिएट करने कैसे करनी है वो करेंगे। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? उद्योगों को जहां वर्जिन प्लास्टिक का बहुत ही महंगे रेट में माल लेना पड़ता था, आज उनको वाजिब दामों जब माल मिलेगा तो वो उद्योग अपनी जगह खूब अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे, सस्टेनेबल होगा, स्केलेबल होगा आने वाले वक्त के लिए। दिल्ली में लॉन्च के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का क्या रोड मैप है और देश भर में प्लास्टिक कचरे की समस्या को कैसे संबोधित करेगा? रोड मैप की बात तो बहुत क्लियर है। मैं ये मान के चलता हूँ, हमने एक शुरुआत करी, जब हमारा मॉडल सही है, रोबस्ट है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर लोग इंतजार भी करते हैं, सोचते भी, मौका भी देखते हैं और उनको भरोसा जैसे ही आएगा तो उसके बाद में अपनी तरह से जुड़ना चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि रात रात जहाँ हो सके बहुत तेज़ी से फैलाया जाए, वहाँ किया जाए जहाँ पे लगता है कि लोग रियली इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड है। पूरे भारत में ऐसी कोई सिटी, कोई जिला नहीं होगा जहाँ पर प्लास्टिक नहीं निकलता। हर घर में प्लास्टिक निकलता है, मेरे पास पूरा डेटा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात क्या है, अब देखेंगे स्ट्रीटों में पड़ा है, गलियों पड़ा है, गायें खा रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, जो भी हो रहा है। क्या कर डाला हम लोगों ने? वो प्लास्टिक जो रोड पे फेंक दिया दोस्त, वो 100 साल जलेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपने सोचा मैंने अपने घर का कचरा फेंक दिया, आपने घर का कचरा तो फेंक दिया, लेकिन देश के लिए तो कचरा पैदा कर दिया, उसका कौन क्या ख्याल करेगा? तो हम उसका ख्याल करके लोगों को बताने की कोशिश करें कि भाई प्लास्टिक कहीं भी हो, किसी सिटी में भी हो, एक छोटा सा ग्राम स्क्रैप भी हमको कलेक्ट करके रीपर्पस करना है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे देश से, समाज से, ये नालियों में और इसके अलावा नदियों में, इसके अलावा मेरीन लाइफ में, इनको सबको डेंजर मत कीजिएगा। जब गाय खा के मर जाती है ना प्लास्टिक, आप सोचिए आपके घर में किसी का ऐसा होता तो कैसा लगता? ये बहुत ही बड़ा गुनाह है जो हम लोग कर रहे हैं, बेदर्दी के साथ कर रहे हैं और किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को फिक्र ही नहीं इस बात की कि भी हमारे साथ समाज का क्या कर रहे हैं। हर एक को जीने का हक है, आप किसी का हक छीन नहीं सकते हैं जिसलिए कि आपने गलती करी। प्लीज़ इसको कंट्रोल कीजिएगा। सर, क्या इस मिशन को स्वच्छ भारत अभियान या किसी अन्य सरकारी पहल का समर्थन प्राप्त है? यदि हाँ तो किस रूप में? सर, मैं मानता हूँ स्वच्छ भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गाइडेंस और डायरेक्शन पूरी दी है, ब्रॉड गाइडेंस, कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता लानी है। स्वच्छता चाहे इसकी नहीं हो, हवा की हो, चाहे पानी की हो, चाहे जो भी हो। हमने अपनी कोशिश क्या की है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इसकी कोशिश की है। हमें भले ही उसके मिशन की मान्यता एक पल के लिए हो या ना हो, लेकिन हमारा पर्पस एग्जैक्टली उसी तरफ है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस और डायरेक्शन है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को शुद्ध बनाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजीत विक्रम सिंह है, मैं एब्रो रिसाइकलिंग का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस जो पल है, ये जो जगह है, इसका पर्पज़ है ऑपरेशन शुद्धि लॉन्च करना। यानी आज हम एक सिस्टम को, प्रोसेस को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि किस तरह प्लास्टिक का जो स्क्रैप पूरे समाज के लिए एक बीमारी बन चुकी है, पूरे समाज के लिए जो एक गंदगी का पर्याय बन चुका है, और ये प्लास्टिक हमारे पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, हमारे परिवारों को, हमारे
बच्चों को दूषित कर रहा है, हमारे हेल्थ को दूषित कर रहा है, इस प्लास्टिक को हम रीप्रोसेस करने के मुहिम से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह ये प्लास्टिक रीप्रोसेस करके हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो ये ऑपरेशन शुद्धि है, इसका पर्पज है समाज में, परिवार में या कहीं पे भी संस्थानों में जहाँ पे भी प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके हमारे तक पहुँचाइए। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे ये प्लास्टिक स्क्रैप को हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है प्लास्टिक का फर्नीचर, जिसको हम लोग एब्रो फर्नीचर के नाम जानते हैं। यानी जितना भी वेस्टेज है वो वेस्ट जो है वेल्थ में कन्वर्ट होता है। यही हमारा पर्पज़ है और इसी पर्पज़ से हम ऑपरेशन शुद्धि को लॉन्च कर रहे हैं। इस ऑपरेशन शुद्धि से हम चाहते हैं कि पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान जुड़े और हम सबका आह्वान करते हैं कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। ऑपरेशन शुद्धि जो समाज को, परिवार को और अपने हिंदुस्तान को साफ करने का मुहिम है, ऑपरेशन शुद्धि। थैंक यू। आपको पता है सबके नाम कौन कौन आएगा? लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बोलना है बताइए भाई। क्या नाम था इसका? इसका नाम क्या है? मालवी? ये जगह का नाम है। ये जो संस्थान है इसका नाम है मालवी संस्कृति भवन, मालवी स्मृति भवन। सर, आज जो ये आपने ऑपरेशन सिद्धि का प्रोग्राम यहाँ मालवीय स्मृति भवन में रखा, यहाँ आपके प्रोग्राम में आपने किन किन गेस्ट को बुलाया, कौन कौन शामिल हुए? आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा और यहाँ पे समाज के विशिष्ट लोग यहाँ पे आए हुए थे। उनमें से विशेषकर जो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जो एक पूर्व IAS अधिकारी हैं श्री नरेश कुमार जी, वो आए हुए थे। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी आए हुए थे और इसके साथ और जैसे कि हमारे कुछ गणमान्य लोग आए थे जो कि मंदिरों से और संस्थानों से आए हुए थे। उनमें स्वामी संतोषानंद जी थे, स्वामी शैलेशानंद जी थे। ये सारे लोग यहाँ पे शामिल हुए थे इस ऑपरेशन शुद्धि के मुहिम में। आपको क्या लगता है आज जो ये आपने प्रोग्राम किया, देश कितना जुड़ने वाला है आपके साथ? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पे आए थे सब ने हमारा प्रोत्साहन किया है और सब ने हमें इस मुहिम में जुड़ने में अपना सहयोग देने के लिए संकल्प लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुहिम हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, चूँकि ये बेनिफिशियल है, इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई बढ़ चढ़ के इस ऑपरेशन शुद्धि में हिस्सा लेगा और सबका सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सर। थैंक चलने की एक अपनी इच्छा रखती है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी बात ये भी आजादी मिल रही है, क्योंकि फिर कारवां तो बच जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में, और मैं जीव गांधी को बिल्कुल आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ, ये बार बार जो कह रहे हैं कि हम व्याख्यान करेंगे, व्याख्यान पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे साहब, इसको जमीन पे उतारेंगे, इसके लिए तहकीक से कोशिश करेंगे। और आज में आपने सोचा है कि कंसल्टेंसी में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब उसको सीखेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करेंगे। वहाँ जो रैक पिकर है वो किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे, वो विन-विन सिचुएशन बने और एक जब मॉडल बन जाएगा फिर आपके सामने पेश करेंगे, फिर आपके इनपुट्स लेंगे कि इसमें ये गलत है, ये ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे ब्रेक करके उद्देश्य ये है कि हमें गाँव तक पहुँचना, क्योंकि ये हकीकत बन गई है कि हमारे गाँव प्लास्टिक से पीड़ित हो, चाहे वो हमारी कोई नदी हो, चाहे हमारा कोई तालाब हो या जोड़ हो या पंचायत की जमीनें हो, सब जगह प्लास्टिक में एक तरीके से पूरा एनवायरमेंट खराब हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। व्यवहारिक जीवन में तो बड़ी ताकत हमारा धर्मबोध और शौर्य बोध है, वो कई गुना बढ़ जाता है, काम करना और आसान हो जाता है, क्योंकि धर्मबोध और शौर्य बोध ही हमें अंदर से मजबूत करता है और सबको मजबूत कर सकता है, सब उन्हीं का अंश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में आप सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे, ये अमीर नारायण है, आप सुने होंगे ये दरिद्र नारायण है। नारायण अगर दरिद्र से प्रभावित हो तो उस देश का हालात तो खराब ही हो जाएगा। तो अगर जो दरिद्र है अगर वही नारायण है तो उसकी सेवा जरूरी है। उस अंतिम व्यक्ति को अनिल गोविंद जी यात्रा के दौरान कहा करते थे कि जब
एक बच्चा को, भारत के किसी सबसे लास्ट बच्चा को आधा किलो दूध, आधा किलो सब्जी और आधा किलो फल जिस दिन मिलना शुरू हो जाएगा, भारत उस दिन विकास का कख गघ सीख जाएगा, यानी पूरा नहीं कख गघ होगा। तो उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम विकास जिसको कहते हैं वो विकास के बजाय विनाश का पर्यायवाची है। विकास तो वो है जब नदियां अविरल और निर्मल हो, फल जो है पेड़ फलों से लदा हुआ हो, खेत में हरियाली हो, ये सारी चीजें आने वाले समय में भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जो 16% बायोडाइवर्सिटी का मालिक इस दुनिया का था, आज 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस करके 8% से नीचे आ गया है। ये दुर्भाग्य है हमारा। 15,000 नदियां में से 45 सूख गई है, बाकी नदियों की हालात खराब है। 32% बना छादर जो कंपलसरी है भारत के ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, कट के 14% पे आ गया है। ये चिंता का विषय है जो हमें युवाओं को सोचना पड़ेगा इन सब दिशा में। ऑपरेशन शुद्धि के तहत ये सारी चीज आगे उठेगी। ये एक पहला प्रयास है। वो पर्दाए हिजाब उठाते चले गए, मैं उनके रफ्तो दफ्त में समाता चला गया। इस उद्देश्य से हम लोग ऑपरेशन शुद्धि को लॉन्च कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अवधेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें। हम आरंभ करने वाले और कार्यक्रम के सूत्रधार ही नहीं, आगे भविष्य भी इस कार्यक्रम के ऐसे आदरणीय सुशील अग्रवाल जी और नीचे बैठे हुए अनेक सम्मानीय लोग हैं। आधा लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं इसमें, इसलिए सब लोग मेरी ओर से बिना नाम लिए अपना संबोधन मान लें, क्योंकि उसमें तो समय लाएगा। सब बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र के में सक्रिय और काम करने वाले लोग बैठे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण सभा में ये इस कार्यक्रम की जो विशेषता है कि ये कार्यक्रम कुछ करने के ही साथ शुरुआत है। ये इसका अलग है, क्योंकि वो जीवकांत जी कह रहे थे कि हम लोग बोलते बहुत है, मैंने कहा आप और हम सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए ये केवल दूसरे के लिए नहीं, हम सब पर लागू होता है। लेकिन बोलने के कर भी आज इस देश में जो है अलोकप्रियता का जोखिम उठाते हुए सबके सामने सच्चाई बोलना, उसको मर्यादित तरीके से, ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। और वहाँ से भी बहुत चीजें निकलती है, वो भी कोई छोटा काम नहीं होता है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो विशेषता है, क्योंकि इसमें मैं एक छोटा सूत्रधार इस नाते हूँ कि मैं, हम सब लोग जीवकांत झा ये सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो ये सुशील जी वही आए थे, 2 या 3 बार आए थे। इनकी एक पंक्ति मैंने सुनी कि देखिए मैं बहुत सामान्य से ऊपर उठा, अब मैंने धन कमा लिया है, तो अब मैं चाहता हूं जो मेरी समझ बनी है, अभी तक का मेरा अनुभव है और अपने इंडस्ट्री में जो कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किया है, उससे मैं कुछ जन सेवा, देश सेवा करना चाहता हूं और उसकी आधार मैंने बना लिया है। तो सामान्यतः जब ये भाव पैदा होता है तो कई बार देखिए देश जो है ना, जब देश बदलता है, जीवकांत जी बहुत निराशाजनक स्थिति पैदा करते हैं, वो स्थिति हमारे देश की है नहीं। देश के अंदर देश के लिए जीने, काम करने की अलग अलग तरीके से प्रेरणा पैदा होती है। और जब परमात्मा का आशीर्वाद या उसकी दिव्यता चारों तरफ जाती है, तो कौन कहां किस भाव से कौन सा काम लेके खड़ा होता है वो हमको पता नहीं चलता है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी अनेक लोग, अब मैं इस विषय पर आऊंगा। अभी मैं कर्नाटक में एक वहां नदी की यात्रा, तुंगभद्रा नदी की यात्रा में था, पद यात्रा थी। वहां मैंने देखा छोटे छोटे समूह बनाकर लोग मेरे पास आते थे और बताते थे कि हमने प्लास्टिक का ये विकल्प बनाया है और वो मुझे प्रेजेंट किया था कि इसको आप जरूर खाइएगा। कोई कलम लेके आता था, कुछ लोगों ने हमको डायरी दी दो, ये डायरी ऐसे है कि आप लिखेंगे, इसको जहां फेंक देंगे वहीं से इसमें एक पेड़ पैदा हो जाएगा। ये कलम भी मुझे दिया और उसमें समूह, मैंने कहा कुछ आय हो रहा है, तो सर अब आय शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो ये देश का वातावरण जब बदलता है और देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, वो जब लोगों के अंदर उद्यमिता पैदा करने और उस उद्यमिता को देश और दुनिया के कल्याण की दृष्टि से करने का भाव पैदा करता है। और सरकारी नीतियों में भी कुछ वो सब चीजों को सपोर्ट मिलता है, तो उस सब का भी लाभ मिलता है और एक वातावरण लंबे समय से बना हुआ है। मैं मानता हूं कि ये बने हुए जो दिव्य वातावरण है, उसकी जरूर प्रेरणा सुशील जी में रही होगी और इन्होंने जीवकांत झा जी का साथ मिला है और बाकी साथियों का साथ मिला है। देखिए इस समय ये जो वर्क है, पहले मैं मुख्य काम पर आने के पहले
जैसे रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, आप सोचिए उसकी जान बचाते हैं तो आपको कितने मतलब लगता है कि एक आदमी की हमने जान बचाई। आपको पता है कि अभी मैं आंकड़े देख रहा था, तो हालांकि उस आंकड़ा भी कम ही होगा, तो अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इस समय दुनिया में 75 अरब मीट्रिक टन, अब जरा ध्यान से सुनिए, 75 अरब मीट्रिक टन से ज्यादा जो ये प्लास्टिक का कचरा है वो हमारे समुद्र में, नदियों में, पहाड़ों में परमानेंट हो चुकी है। 75 अरब मीट्रिक टन, अब कल्पना करिए। अब ये होता कैसे है? जैसे थायलेक्स होता है, आप देखेंगे कि इस समय आंत की जो बीमारियां हैं जिसमें खासकर गैस पेट में रुक जाता है, कि कितने लोगों को पता है? जो लोग 70 से 80 के दशक में पैदा हुए हैं इस देश में, उन सब लोगों ने प्लास्टिक के गिलास से, प्लास्टिक के बोतल से, हम लोग भी स्टूडेंट्स थे तो बाहर कहीं रहने जाते थे तो प्लास्टिक के मग से ही पानी पी लेते थे, और उस समय उसी प्रकार का आता था। वो ज्यादातर भारत में उसकी कोई गणना नहीं है। ज्यादातर लोगों को आंत की बीमारियां हैं, जो आंत में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, बाकी तो कैंसर वगैरह हो जाते हैं। वो आपके जो है ना, जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो आपके भोजन से, पानी से जाते जाते वो ऐसा हो गया कि उसका कोई इलाज नहीं है, कोई पकड़ नहीं पाता है। जिसको हो गया और जिंदगी भर छटपटाता रहता है। कैंसर वगैरह तो आगे की बात होती है। जो आप देखते हैं इस समय जो महिलाओं में गर्भपात की बीमारी को मार्गदर्शन देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए है। वहाँ की निर्माण साइलेंट है। तो ऑपरेशन शुद्धि में ये एक जरूर है कि कुछ नहीं तो प्लास्टिक तो उठा ही सकते हैं। नदियों की सफाई, इस सब पे भी 5 साल लगाया हूँ अपने जेब से, पता नहीं जो भी था। मेरी धर्मपत्नी भी आई है, बेटी बैठी है, कई बार बोली है कि सब कुछ लुटा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा तो परमात्मा देगा, फिर कुछ करेंगे। लेकिन हम लगे रहते हैं, मैं भी, मेरी बेटी भी और मेरी धर्मपत्नी भी साथ देती। हम लोग गोविंद जी के साथ पद यात्रा पर निकले थे तो वो भी चल पड़ी कि चलो हम क्या घर में बैठे करेंगे। तो हम तो चल पड़ते हैं, हमें तो आशिक मिल ही नहीं रहा है। जहाँ देखते वहीं गड़बड़ हो जाता है, व्यापारी मिल जाता है। तो व्यापारियों में और आशिकों में फर्क होता है। व्यापार केवल कॉमर्शियल व्यवस्था है, अर्थचक्र का सिद्धांत है, लेकिन सेवा केवल अर्थचक्र नहीं है, उसमें भाव लगा हुआ होता है। तो भाई साहब ने जो बताया है श्री अवधेश कुमार जी, हम सब उसको जीवन में जरूर उतारेंगे, व्यवहार में ले जाएंगे। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। अब चूंकि अंतिम चरण में है, फिर भोजन है, तो स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमें कुछ आशीष वचन दें। मंचासीन हमारे एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन, प्रख्यात उद्यमी डॉक्टर प्रोफेसर सुशील अग्रवाल जी, मंचासीन प्रख्यात पत्रकार श्री अवधेश सिंह जी, श्री नरेश सिंह जी, IIT से श्री राजेश भट्ट जी, श्री प्रवीर सिंह जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रोशन सिंह जी, योगी धनंजय जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के श्री हरीश तिवारी जी, सचिन जी, एवं तमाम और इस सभागार में तमाम एग्रो इंडिया परिवार से जुड़े हुए सभी समर्पक साथी, उपस्थित माताएं व बहनों, यह वाकई में ही इतना महान विषय है, the transformation of plastic to wealth. Really, this is one of the important work for present era. आज एक ऐसा विषय है, कुछ समय पहले मैं भी जापान में एक हॉस्पिटल में मैं देखा कि किस प्रकार कैंसर के मरीज जहां जहां बढ़ रहे हैं, जैसे MC एंडरसन हॉस्पिटल, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन अमेरिका, वहां 18,000 बेड लगा है। और वो जो रिसर्च वो कहता है कि सबसे अधिक जो डिजीज हो रहा है कैंसर, रीजन बिहाइंड इट प्लास्टिक। अब भारत में आज एक योग गुरु होने के नाते हमने देखा कि आखिर शरीर स्वस्थ हो कैसे। हम शुरुआत करते हैं प्लास्टिक से, रात में सोने तक हमारा प्लास्टिक सेल्स में घूम रहा है। हम श्वास ले रहे, इतना पोल्यूटेड एयर ले रहे हैं कि हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहा है। इस महान कार्य को करने के लिए इतनी हौसला के साथ
अग्रवाल जी आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं स्वामी संतोषानंद संकल्प देता हूं, हर महीने लाखों लोग हमसे जुड़ गए हैं, सुनते हैं। हमारा पूरा परिवार आपके साथ तन मन धन से है और प्लास्टिक के मुहिम में, आपके मुहिम में मैं हमेशा खड़ा हूं ताकि ये मुहिम भारत देश के तमाम लोग तक जाए। हम इस मुहिम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। ऑपरेशन शुद्धि जैसे कुछ समय पहले ऑपरेशन कालनेमी हमने उत्तराखंड में शुरुआत किया था और जिसमें तमाम तथाकथित ऐसे लोग जो बहुरूपिया के रूप में साधु बन करके सनातनियों को ठगने का काम करते थे, तो ऑपरेशन कालनेमी बहुत ही हिट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर किसी से छुपा नहीं है और मैं आज मन से आशीर्वाद देता हूं कि आपका ऑपरेशन शुद्धि भी बहुत बड़े रूप तक जाएगा और देश के तमाम लोगों तक ऑपरेशन शुद्धि जुड़ेगा और ऑपरेशन शुद्धि सच में शुद्ध कर देगा, क्योंकि शुद्धता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। जितने हम शुद्ध होंगे उतना हमारा जीवन सात्विक होगा, जितने हम शुद्ध होंगे हमारे जीवन का कल्याण होगा और एवरीबॉडी वुड लाइक टू लीव पीसफुल लाइफ। हम सब चाहते हैं हमारा जीवन शुद्ध हो, शांतिमय हो, परंतु अगर मैं पूछूं कि सभागार में कितने लोग बहुत आनंद से हैं, सबके अंदर सुखी सुख है, तेरा हाथ उठाना, कितने ऐसे लोग? कहीं ना कहीं आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। Darkness cannot exist where there is a light. अंधेरा वहां रह नहीं सकता जहां प्रकाश है, अंधेरा वहां टिक नहीं सकता जहां प्रकाश है। तो जीवन हमारा प्रकाशवान जब होगा जब हम एक अच्छे समाज सेवी के साथ, अच्छे गुरु के साथ जुड़ के कार्य करें और अपने जीवन में हम शुरुआत अपने आप से करें। जैसे अग्रवाल जी बताया भी, अब उनका जीवन किस प्रकार से सामान्य घर से इस अवस्था तक आए। जैसे जीवकांत झा जी महान चिंतक, मंच संचालक के रूप में, परंतु पूरा इस सब लोग को यहाँ लाने में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। रोशन जी हमें पर्सनली इनवाइट किए। इस सारे कार्य को मैं बस यही कहूंगा कि ऑपरेशन शुद्धि आने वाले समय में दिल्ली से शुरुआत है। आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि भारत के हर स्टेट में फैले, क्योंकि पूरा ये अनमैनेज्ड ये व्यवस्था है, अनमैनेज्ड है। जितने भी आप देखेंगे मोर देन 90% रिसाइकल्स प्लास्टिक कौन ले रहा है? वो इलिटरेट लोग, नॉनसेंस, बिल्कुल जो कहते हैं जिनका कोई वैल्यूज नहीं है वो लोग ले रहे हैं। परंतु उसको जो ले रहा है, जो उसको सेंटर करके जो बना रहा है, वो लोग दे आर वेरी रिच पीपल। और ऐसे ऐसे कबाड़ी लोग, हम लोग कबाड़ी सब तो कहते हैं कि बहुत कबाड़ी लोग हैं, परंतु कबाड़ी लोग सच में उसके पास बहुत सोना है। इसलिए इनका जो विजन है प्लास्टिक से कैसे वेल्थ बने और वेल्थ प्लास्टिक टू वेल्थ, रियली दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक। इस टॉपिक पे हम लोग सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। और आज इतनी बेरोजगारी है, यंग जनरेशन यहाँ बहुत लोग हैं, तो आप सब लोग चाहता है वुड लाइक टू बी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। आप यह सोचो कि हमें ऐसा काम करना है जिससे हम काम दे सकें। और एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का कारण है कि सब अगर बड़ा इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर ही बनेगा तो हम अगर वह स्तर का सोचेंगे नहीं, ग्रास रूट से जुड़ने की आवश्यकता है, समाज सेवक भी बनने की आवश्यकता है। तो चलिए वक्त आज यह कहता है कि हमें जुड़ते कार्य करना है। और जो लोग नहीं सोचते उनके लिए लाइन में कहूं, वक्त की दहलीज से टकरा के नगिल, वक्त की दहलीज से टकरा के नगिल, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। इसलिए आपका जीवन बहुत सुखमय हो। इस महान ऑपरेशन शुद्धि बहुत सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर बीपीसी जी भी आ चुके हैं, प्रकाश समाज सेवक, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमस्कार। तो उन जड़ों की ओर जब जाएंगे तो आप अग्रवाल जी के ही वंशावली में आप देखेंगे कि जब मां दीदी को बड़ी पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा, पर उन्हें अपने पतिदेव से पता चला कि आपने असमय संभोग किया था, जो समय संभोग का नहीं था। उस कारण से जो ये बीजारोपण हुआ है
उससे कोई सही प्रकृति के लोग उत्पन्न नहीं होंगे, तो उन्हें राक्षस प्रकृति के लोग उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण धरातल को ही नहीं पूरे विश्व त्रिलोक को भी तहस नहस कर देंगे। तो बोले क्या करूं? बोले वो आपकी मर्जी। तो उन्होंने कई कहते हैं 1000 वर्ष तक गर्भ में ही धारण करके रखा, लेकिन उनका तेज पुंज ऐसा उत्पन्न हुआ कि वह जब पैदा हुए तो सीधे पृथ्वी से आकाश को छूने लगे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथा आपने सुनी होगी। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भी आपके ही वंश में पैदा हुए थे और ब्राह्मण भगवान भी आपके वंश में पैदा हुए थे। तो हमें विचार करना है कि हमें कुछ विचार नहीं करना, बस सत्य सनातन धर्म का पालन हो और प्रकृति का जीवन हम जिए और अपने मूल की ओर लौटें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश प्रताप जी ने भी बहुत सुंदर बताया आज के परिवेश को देखकर, क्योंकि उन्होंने भी बड़े जीवन में संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया है। हमारे सब प्रशासनिक, सामाजिक और समस्त इस टीम के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि इसी प्रकार से आप प्राकृतिक जीवन की ओर प्रयास करते रहें। ओम शांति शांति। जीवकांत जी ने जैसे बोला कि हम कर्म में विश्वास करते हैं, व्याख्यान में नहीं, लेकिन मैं भी व्याख्यान में विश्वास नहीं करता हूँ। आज इन लोगों ने अपना प्रेम मेरे पे जाहिर किया, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा आप लोगों के बीच में। तो समय का अभाव है, आप लोगों का भोजन इंतजार कर रहा है, तो मैं बीच में नहीं आना चाहूँगा, लेकिन समस्या है, समस्या के ऊपर हम सब लोगों ने बात की। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहूँगा कि इतना आप हतोत्साहित ना होइए। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, वहाँ समाधान भी है। तो आज अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक एक्चुअली एक पॉलीमर है जो फॉसिल फ्यूल से बनता है। तो फॉसिल फ्यूल भी हमारी इस तरह पर ही है। और प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे द्वारा सिंथेटिकली बनाया जाता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल प्रकृति में अगर ना होता तो हमको प्लास्टिक भी बनाने को नहीं मिलता। आप इतना परेशान मत होइए। प्लास्टिक को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को सेफ गार्ड लेके चलें। ये अभी माइक्रो प्लास्टिक की भी बात हुई, नैनो प्लास्टिक की भी बात हुई। अगर मैं आपको बताऊं कि 30 साल की उम्र तक हम लोगों की एवरेज में हमारे सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक जहाँ जमा होता है वो एक ऑर्गन है, वो हमारा ब्रेन। आपके लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में इतना प्लास्टिक जमा नहीं होता है जितना कि आपके ब्रेन में होता है। और 30 साल की उम्र तक कम से कम आपके 7 ग्राम, जो कि प्लास्टिक के चम्मच जितना होता है, उतना प्लास्टिक हम सब लोग इस वक्त अपने ब्रेन में लेके चल रहे हैं। तो आप ये समझें कि मेरे शरीर में प्लास्टिक नहीं है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी ऑपरेशन शुद्धि की जो हमारी टीम है, हम टीम में वो लोग नहीं है जो मंच पे बैठे हैं, जो आप लोग भी उसकी टीम का एक हिस्सा है। तो मैं आप सब लोगों को ऑपरेशन शुद्धि की जो परिधि है उसको थोड़ा और व्यापक बनाने चाहता हूँ, एक डायमेंशन उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि हम एनवायरनमेंट में जो उपस्थित कचरा है उसके लिए तो हम काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो पोल्यूशन इस अर्थ पर है उसको कैसे टैकल करें वो करेंगे। उसकी वजह से जो हमारे शरीर में भी जो प्लास्टिक का जो कचरा जमा हो गया है उसको भी हम ऑपरेशन शुद्धि के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। इस पे काफ़ी अनुसंधान हो रहा है और हो चुका है। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ब्रेन में 7 ग्राम प्लास्टिक है तो उसका निकालने का भी समाधान हमारे पास है, वो हम आपको निकाल के देंगे इसी ऑपरेशन शुद्धि के टीम के माध्यम से। तो आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग मुझे जानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो इस सभा में उपस्थित लोग नहीं जानते हैं।
मैं अपना आपको परिचय देना चाहूँगा। मैं मूलतः जम्मू कश्मीर से आता हूँ। कश्मीर से मैं 1990 में जब मैं अपरूट हुआ तो उसके बाद मेरी शिक्षा के कारण मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट मैंने लिया MiG-27 के लिए मैंने काम किया। उसके बाद मैं चला गया विदेश, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में जाके मुझे ये लगा कि मैं भारत से बाहर रहने के लिए नहीं बना, तो मैं वापस भारत आया और मैंने भारत में कर्म किया, व्याख्यान नहीं किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने साइलेंटली काम किए, लेकिन मैं किसी मंच के माध्यम से उसको लोगों तक पहुँचाने का मैंने वो कार्य नहीं किया। तो जो मुझे जानते हैं वो 1 to 1 भी जानते हैं। तो आज चूँकि आपके प्रेम की वजह से मैं मंच पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपको एज ए ग्रुप नहीं मान रहा हूँ, 1 to 1 ही मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में अपना जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। फिर मैंने अपना जो क्या कहते हैं डॉक्टरेट किया AI में। 1989 की मैं आपको बता रहा हूँ बात। 1989 में मैंने MiG-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्बेड किया। उसके बाद मैंने लॉ भी किया। मैं एक लॉ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं हीलिंग में आ गया। सो आई हैव कम इन द हीलिंग सेक्टर आल्सो। तो शरीर को कैसे ठीक करना है, तो मैं एलोपैथी को दूर दूर तक अपने पास नहीं आने देता, हालांकि वो भी सिंथेटिक चीज है। तो मैं आपको बताऊंगा इस सभा में आपसे मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहूंगा कि आप कैंसर से या इनक्यूरेबल जो रोग हैं उनसे परेशान मत होइए, घबराइए मत। जहां आप घबराए तो वो रोग आपके ऊपर हावी हो जाए। आपने घबराना नहीं है, उसकी बेसिक जड़ तक जाइए कि वो क्यों है। तो आज आपको मैं एक रोग का उदाहरण देना चाहूंगा जो इनक्यूरेबल माना जाता है, लाइलाज माना जाता है, जिसको हम कहते हैं HIV एड्स। 2 साल पहले मेरे पास एक 25 साल का युवक आया अपनी समस्या लेके। मेरे को भी तब तक यही पता था कि ये इनक्यूरेबल है, HIV एड्स क्योर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे गुप्त सूत्र बताना चाहूंगा जो कश्मीर भूमि में महादेव ने साक्षात माता शक्ति पार्वती के साथ साझा किए। और वो गुप्त सूत्र हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो आज भी हमने वहां से पलायन करने के बाद भी हमारे पास वो हैं। 2024 में जब ये युवक आया तो मैंने महादेव से यही पूछा। महादेव से पूछने का एक ढंग होता है। तो मैंने महादेव से पूछा कि ये तो लाइलाज रोग है, मैं कैसे इसको ठीक करूं। तो महादेव का आदेश हुआ कि आप अपना उपचार शुरू करो। तो आप लोगों को ये जान के हर्ष होगा, मात्र 15 दिन में जो 2 साल से उसके शरीर में HIV वायरस RNA का वायरस लोड 2,11,188 था, मात्र 15 दिन के बाद वो मुझे फोन करके बताता है कि सर मेरे शरीर में सारे सिम्टम गायब हो गए, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है। और मैं जो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, मैं अपने घर की 4 मंजिल सीढ़ी पे शक्ति से चढ़ पा रहा हूँ, उतर पा रहा हूँ। तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा बेटा एक टेस्ट और कर लेते हैं। तो 15 दिन के बाद जब उसने टेस्ट किया तो HIV RNA वायरस लोड जो आया, HIV वायरस RNA लोड नॉट डिटेक्टेड, वो बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे उससे ये प्रोत्साहन मिला, ये सब कुछ संभव है। आप लोग चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। अगर आपके ब्रेन में 7 ग्राम प्लास्टिक भी है तो हम वो निकालेंगे ऑपरेशन शुद्धि के माध्यम से। तो ये मैंने साझा किया आप लोगों से। कहने को तो बहुत कुछ है, बताएंगे क्योंकि अभी समय का अभाव है। तो मैं सिर्फ ये कुछ जानकारी मैं आपको सिर्फ ये देना चाहता था कि आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। किसी तरह की भी समस्या जो हमारे देश में या विदेश में जो क्रिएट की जा रही है तो उसका सबका समाधान है। तो हमको पॉजिटिव नोट के साथ ऑप्टिमिस्टिक होके हर चीज को लेना है, चैलेंज लेना है। भारत भूमि में जो उत्पन्न हुआ है उसके ज्ञान, उसका जो क्या कहते हैं इंटेलेक्ट है, उसका मुकाबला पूरे विदेश में कहीं नहीं है।
ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग सीधा विदेश में भाग जाते हैं और विदेशियों के लिए काम करते हैं, और विदेशी जो हमसे काम लेता है उसको भारत में आके बेचता है। हम लोग अपने ब्रेन को यहाँ पे जो ब्रेन है, मैं क्योंकि IIT में हूँ तो आपको मैं ये जानते हैं, मैं आपको खुशी होगी कि मैं IIT के बच्चे पे इतना कार्य नहीं करता हूँ जितना IIT के बाहर के बच्चे पे कार्य करता हूँ। तो ये जो प्लास्टिक का काम अभी बताएंगे, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लास्टिक के चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। हमारे एक भूमिगत लैब है जहाँ पे ये प्लास्टिक जहाँ से आया है उसको हम वहीं भेज देते हैं। हम इस प्लास्टिक से अल्ट्रा लो डेंसिटी सल्फर का लेस देन 8% एविएशन क्वालिटी का फ्यूल बनाता है। एक जर्मनी के अलावा विश्व में और कहीं नहीं बनता सिवाय एक हमारी भूमिगत लैब है। उसके बारे में मैं आपसे फिर कभी विषय करूँगा, लेकिन मैंने इस प्लास्टिक को वापस फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट किया हुआ। पहला जो धन्यवाद है वो मैं आदरणीय श्री सुशील अग्रवाल जी सर को देना चाहूँगी, जिनके कारणवश आज आप और मैं हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्लीज़ मैं एक बार चाहूँगी कि आप सभी उनके लिए बहुत बड़ा एक अप्लॉज दें कि आपने सर हम सबको ये मौका दिया। तो क्योंकि मैं सुबह नहीं आ पाई तो इसलिए मैं बस एक बात ये कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, मैं नहीं आ पाई, चलते रहेंगे काफिले। मैं अगर यहाँ ना भी मौजूद हूँ, एक तारा ना हो तो पलक सूने नहीं हुआ करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। बस एक छोटा सा एक हमारा है जिसमें हम अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे आप सभी के सामने सम्मान देना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और आपके आशीर्वाद के ही अंतर्गत अगर ये चीज़ हो जाए तो हम लोग और प्रोत्साहित होंगे। और आप लोग जो हैं अभी आज तक हम लोग को यहाँ तक लेके आए हैं, और आगे की पीढ़ी हम हैं, हम भविष्य हैं। तो इसीलिए आप ही के मार्गदर्शन में हमें ये चीज़ मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एक छोटी सी एक शपथ है जो कि हमारे ऑपरेशन शुद्धि के बच्चों ने तैयार की है। मैं चाहूँगी कि माही और महेश हमारे वॉलंटियर्स हैं ऑपरेशन शुद्धि के, वो आए और मंच पे इसको आप सभी के सामने इस शपथ को ले दिए। मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब अपने स्थान पे खड़े हों और हमारे साथ आज ऑपरेशन शुद्धि का संकल्प लें। मैं प्लास्टिक के सर्वोत्तम उपयोग और उसके जिम्मेदार पुनः उपयोग का संकल्प लेती हूँ। बदलाव हमसे शुरू होता है और अभी से होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं युवा पीढ़ी की तरफ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और हमारा सौभाग्य है कि हम ऑपरेशन शुद्धि के लॉन्च का हिस्सा बने हैं। जैसे कि देश की युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य को लाती है, हम डॉक्टर सुशील सर और मंच पर बैठे सभी मार्गदर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे भविष्य को देखते हुए इतना। वो सिर्फ कचरा नहीं है, वो जहर है। ये क्या चल रहा है? इंडस्ट्री का प्लास्टिक बाहर फेंक दिया, सड़क को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया। यहाँ से वहां जाते लोग हाथ में कोल्ड ड्रिंक और बोतल चलती गाड़ी से बाहर। रुकते क्यों नहीं? सोचते क्यों नहीं? ये सड़क तुम्हारी नहीं है, ये हवा तुम्हारी नहीं है, यह सांस भी किराए की समझ ली है। हर जगह प्लास्टिक, हर हाथ लापरवाह, और फिर सवाल करते हो कि हालात बिगड़ कैसे गए। हर प्लास्टिक बोतल जो तुम फेंकते हो 2.5 किलो कार्बन गैस बनकर तुम्हारी सांस चुरा लेती है। और फिर हम कहते हैं बीमारी क्यों बढ़ रही है, बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं। सच सुनना है, इस प्लास्टिक ने हमारी लाइफस्टाइल को बर्बाद कर दिया है। और फिर भी हम चुप हैं, क्योंकि चुप रहना आसान है, लड़ना मुश्किल। पर ऑपरेशन शुद्धि चुप नहीं है। ऑपरेशन शुद्धि सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जंग है। प्लास्टिक के खिलाफ, पोल्यूशन के खिलाफ और सिस्टम की नींद के खिलाफ। अगर तुम कबाड़ी हो, एनजीओ हो, इंडस्ट्री से हो, एग्रीगेटर या सेग्रीगेटर हो, ध्यान से सुन लो। तुम अकेले नहीं हो,
तुम भूखे नहीं सोओगे, तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलेगा, तुम्हारी इज्जत मिलेगी। 365 डेज प्लास्टिक दो, 365 डेज रोजगार लो। जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का कुछ नहीं हो सकता, उनसे कह दो हम उसी प्लास्टिक को रिपर्पस कर रहे हैं, यूजफुल बना रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं। ये इनिशिएटिव नहीं होता ना, तो कल तुम्हारा बच्चा पूछेगा, माँ पापा जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब आपने क्या किया? और तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। आज भी वक्त है, आज भी चॉइस है, या तो तुम प्लास्टिक के साथ डूब जाओ या ऑपरेशन शुद्धि के साथ खड़े हो जाओ। दिल से एक आवाज उठे और पैर खुद चल के आए, एवरो रिसाइकलिंग के साथ, ऑपरेशन शुद्धि के साथ, क्योंकि सफाई सिर्फ शहर की नहीं होती, सफाई जिम्मेदारी की होती है। और अगर तुम इंडस्ट्री हो और तुम्हें प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स चाहिए, प्लेट और प्रीमिक्स कलर्स दोनों उपलब्ध हैं। ज्वाइन ऑपरेशन शुद्धि, ज्वाइन एवरो रिसाइकलिंग, अभी और आज ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दो चीज़ और दिखाऊंगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, सर आपने कुछ बताया था वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना डिटेल शेयर कीजिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है आज। और क्या होता है ना, जब हमें पता नहीं होता तो सारे तरसते हैं, वो क्या है सर आपका, कैसे कांटेक्ट आपसे कैसे किया जाए क्या? अच्छा ठीक है। और जी बहुत अच्छी बात है। और आप लोग प्लीज एक बार जोर से ताली बजाइए, क्योंकि हम सभी आज यहाँ इसीलिए मौजूद हुए हैं, और अगर तालियों की आवाज नहीं रही तो कोई फायदा नहीं होगा आपके और हमारे यहाँ आने का। ये ऑपरेशन शुद्धि में एक बात कहना चाहता हूँ, ये टी शर्ट बच्चों ने पहनी हुई है। अच्छा ठीक है, एक हम लोगों ने किट बनाया है आपको, जी किट लेके जरूर जाइएगा। आपको कितना अच्छा लगेगा, ये 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया हुआ है। तो मैं वायदा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप उसको हाथ लगाए ऐसे लगा जैसे मखमल का है, इतना सॉफ्ट, इतना सुंदर है। तो क्या है, हम पता क्या सोच रहे हैं, जहाँ प्लास्टिक को बोझ बना दिया, कचरा बना दिया, कचरा नहीं था वो, उसको रिकन्वर्ट कर, उसको सोने के भाव पे लेके जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। और मैं अपना नंबर देना चाहता हूँ सब लोगों को, जितने भाई यहाँ पे मेरे बैठे, भाई बहने बैठे हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं अपना नंबर भी दूंगा ताकि आप लोग सब मेरे से कनेक्ट कर सके पर्सनली। और मैंने कमिटमेंट क्या करी थी कि पूरे भारतवर्ष में जो प्लास्टिक के काम में आना चाहता हो, चाहे एग्रीगेटर, सेग्रीगेटर या सप्लायर के नाम से, इंडस्ट्री के नाम से, या इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आखिरी सांस तक आप लोगों को उसका सब सोल्यूशन दूंगा, ताकि आप अपनी जगह समृद्ध हो सके। ये मेरा प्रण है, ठीक है ना? ये देखिए, ये इस तरह से बैग हम दे रहे हैं आपको। एक बैग होगा या फिर कुछ खाली थोड़ा दिखा लीजिए, खोल के दिखा दीजिएगा। तो ये हमारा जो मिशन है काफी बड़ा मिशन है। ये ऑपरेशन शुद्धि की सारी हमने ये बैग है, इतना प्यारा पतला सा बैग है, इस मोबाइल होल्डर भी है, ठीक है ना? ये हम आपके लिए मंगवाया है, हाँ जी। और ये हमारे जैसे मिशन है, विजन है। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है आने वाले वक्त में कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज जाए, उनका आशीर्वाद और आशीष मिले, हम उसकी चॉइस कर। देखिए सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है ऑपरेशन शुद्धि का, टेक्नोलॉजी बैकएंड क्या रहेगा, ये कैसे, वो सब कुछ करा। मैं बिल्कुल दिखाया तो आपको फटाफट कि इसमें प्रोडक्ट क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, ले रहे हैं, क्योंकि हमें को अंदाजा नहीं होता। जैसे ऑनियन, ये आलू पोटैटो के चिप्स के बैग्स होते हैं, इस प्रकार के बैग्स हैं, जंबो बैग्स हैं, सब कटे पिटे। मैं ये नहीं कर रहा अच्छा दीजिए, मैं कहता हूं जो समाज के अंदर खत्म हो चुका, जो बोलते हैं सर ये किसी लायक ही नहीं रहा, वो कटे पिटे बैग हमको दे दीजिएगा। राइस के बैग है, फिर पन्नियां है इस प्रकार की, सॉल्ट के, शुगर के, व्हाइट पुट्टी के, मिक्स रफिया के, सीमेंट बैग्स, पीपी ग्राइंडिंग, किसी रूप में भी ग्राइंडिंग हो चलेगी, बीओपी प्रिंटेड रोल्स, टाल पाउडर के, पीपी क्रेट, ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट, पीपी ग्लास, पीपी कैप्स, फूड्स कैप, जो भी हो, इस प्रकार के डस्टबिन। हम सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों, ये रिपीट करना चाहता हूं, एक तो ऑपरेशन शुद्धि आप लोगों को डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। दूसरा, ऑपरेशन शुद्धि आपके यहां से सारा प्लास्टिक खुद कलेक्ट करेगा, आपकी कॉस्ट जीरो है। सिर्फ आप जागरूक हैं,
और आप चाहते हैं कि पर्यावरण का ख्याल किया जाए, वो हम करने जा रहे हैं। और ये मेरी डिटेल रही, आप इससे सॉरी इसमें गलती हुई थोड़ी सी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए बेशक से, मैं अपना विजिटिंग कार्ड यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको चाहिए तो जिसको चाहिए ले लीजिएगा, नंबर बोल दीजिए। हाँ जी मैं नंबर बताता हूँ, हाँ वैसे बताता हूँ 98-100-39125 98-100-39-125। मेरे को व्हाट्सएप पे आप कभी भी बात कर सकते हैं। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करता हूँ और आखिरी सांस तक काम करूंगा देश के लिए। चाहे खून का पसीना बहाना हो, चाहे मेरे को अपनी रोम के अंदर कुछ ना कुछ करना हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ देश के लिए। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।